जन्नत के पत्ते बाब नंबर 4। वो गहरी नींद में थी, सियाह घुप अंधेरे में, जब दूर एक चीखती हुई आवाज ने समात को चीरा। अंधेरे में दरार पड़ी, दूर से आती आवाज करीब होती गई। उसने पलकें जुदा करनी चाहीं तो जैसे उन पर बहुत बोझ था। बेमुश्किल आंखें खुली तो चंद लम्हे उसे हवास बहाल करने में लगे। उसने इर्द गिर्द देखा। ड्रोम में पुरसुकून सी नीम तारीकी छाई थी। कोने में मध्यम सा नाइट बल्ब जल रहा था। डीजे, टॉली और चेरी अपने अपने बिस्तरों में कंबल डाले सो रही थीं। दीवार पे आवीज़ा बड़े क्लॉक की चमकती सुइयां रात के 1 बजने का पता बता रही थीं। वो चिंगाड़ती आवाज अभी तक आ रही थी। उसने नींद से बोझल होता सर दाएं जानिब घुमाया। कोहनी केबल जरा ऊपर हुई और तकिए तले हाथ डालकर मोबाइल निकाला। उसका तुर्की वाला मोबाइल बज बज कर उसी पल खामोश हुआ था। 2 मिस्ड कॉल्स। उसने तफसील खोली तो चमकती स्क्रीन पे आंखें पल भर को चुंधी आईं। हया ने पलकें सकेटते हाथ से बाल पीछे हटाते हुए स्क्रीन को देखा। ताया फुरकान मोबाइल 7 ब्रैकेट में 2 का हिंदसा था। हया ने स्क्रीन के कोने पे लिखे टाइम को देखा। रात का 1 बज रहा था। यहाँ 1 बजा था तो पाकिस्तान में 3 बजे होंगे। आधी रात को आने वाला फोन और मेहमान कभी अच्छी खबर नहीं लाते, और न रिसीव कर सकने वाली कॉल इस बर्छी की मानिंद होती है जो कोई घोंप कर निकालना भूल गया हो। उसकी सारी नींद और सुस्ती पल भर में भाग गई। ताया उस वक्त क्यों कॉल कर रहे थे? वो ठीक तो थे? अम्मा, अब्बा, रूहेल सब ठीक तो थे? पता नहीं क्या मसला था। वो तड़प कर वापस कॉल मिलाने लगी। फिर याद आया कि उसमें बैलेंस नहीं था। उसने बेबसी से अपने पाकिस्तानी मोबाइल को देखा जो तकिए के उस तरफ रखा था। उसमें भी बैलेंस खत्म था, मगर बल्कि उस फोन में तो तुर्की आने के बाद बैलेंस ही नहीं डलवाया था। उसने कम्बल फेंका और सीढ़ियां फलांग कर नीचे उतरी। वो अपने नाइट सूट पर मलबूस थी, गुलाबी चेक वाला ट्राउजर और खुला लंबा कुर्ता। डीजे डीजे मोबाइल दो अपना। उसने डीजे के बंक पर चढ़कर उसको झंझोड़ा। हुए बेमुश्किल हिली। नींद मत खराब करो मेरी, सीधी जहन्नुम में जाओगी तुम। बंद आंखों से बड़बड़ाते हुए उसने करवट बदल ली। उसका मोबाइल वही तकिए के सामने रखा था। हया ने मोबाइल झपटा और नीचे उतर ली। ट्रॉली के बैंक की कुर्सी खींचकर बैठी और अपने मोबाइल से ताया का नंबर देखकर डीजे के फोन पे मिलाने लगी। फोन नंबर्स हया सलेमान को कभी जबानी याद नहीं रहे थे। नंबर मिलाकर उसने फोन कान से लगाया। लम्हे भर की खामोशी के बाद वो मशीनी नस्वानी आवाज तुर्क में कुछ बकने लगी, जिसका मतलब ये था कि डीजे जलील का बैलेंस भी खत्म था। उसने झुंझुलाकर फोन कान से हटाया। यूरोपीय यूनियन का स्कॉलरशिप, इस्तिकलाल स्ट्रीट और जवाहिर में शॉपिंग पे उड़ा देने वालियों के साथ यही होना चाहिए था। उसी पल फोन फिर से बजा। ताया फुरकान कॉल। उसने झट से कॉल उठाई। हेलो हया, तुम्हारे पास इस नंबर के अलावा कौन सा दूसरा नंबर है? वो ताया फुरकान ही थे और इतने गुस्से से बोले थे कि वो कांप गई। जी क्या? हया, मेरे साथ बकवास मत करो, मुझे बताओ तुम्हारे पास दूसरा कोई नंबर है? वो नींद से जागी थी और कभी भी इतनी हाजिर दिमाग नहीं रही थी, मगर सारी बात समझने में उसे लम्हा लगा था। इरम पकड़ी गई थी। इरम आधी रात को किसी से फोन पे बात करती पकड़ी गई थी। नहीं ताया अब्बा, मेरे पास यही एक नंबर है और दूसरा यू फोन का जो आपके पास ऑलरेडी है। तुम्हारे पास मोबलिंग का कोई नंबर नहीं है? नहीं ताया अब्बा, आप बेशक अब्बा से पूछ लें। ये नंबर्स उनके नाम पे हैं और उनमें से दूसरा नंबर रख कर क्या करना है? अच्छा ठीक। उन्होंने खट से फोन बंद कर दिया। उसने गहरी सांस लेकर मोबाइल कान से हटाया और दूसरे हाथ से चेहरे पे आए बाल समेट कर पीछे किए। तो इरम फुरकान असगर पकड़ी गई थी। मेरी इरम भी तो है, मजाल है जो अपना सर ढके कभी घर से निकली हो। वो इरम के लिए मुतासफ भी थी और फिक्रमंद भी, मगर दूर अंदर दिल के उस पोशीदा खाने में जो कोई शख्स दुनिया को नहीं दिखाता, उसे थोड़ी सी कमीनी से खुशी भी हुई थी। बहुत अच्छा हुआ ताया अब्बा, उस दूर के खाने में किसी ने कहा था। अब तो आपको भी मालूम हो गया कि दूसरों की बेटियों पे उंगलियां उठाने वालों के अपने घरों में वो उंगलियां लौट कर आती हैं। बहुत अच्छा हुआ ताया अब्बा। सुबह सवेरे उठते ही वो उसी कुर्ते ट्राउजर पे एक ढीला ढाला सा स्वेटर और शाल लपेट कर डीआई स्टोर आ गई। बाल उसने अब कैचर में बांध लिए थे और अपनी गुलाबी कंची चप्पल पहन लिए थे। स्टोर से उसने कार्ड खरीदा, रिचार्ज किया और मोबाइल पे अम्मा का नंबर मिलाती बाहर कैफे के बरामदे में बिछी कुर्सी खींच कर बैठी। वहां फासले फासले पर गोल मेजों के गिर्द कुर्सियों के फूल बने थे। स्टूडेंट सुबह सुबह उधर नाश्ता करने आते थे। सामने सबांजी का खूबसूरत फवारा नस्त था, गोल चक्कर में मुकीद फवारा, जिसकी पानी की धार बहुत ऊपर जाकर नीचे गिरती थी। इतनी सुबह सुबह फोन कैसे किया? खैरियत? फातिमा जरा फिक्रमंद हो गई। तो क्या मैं आपको ऐसे याद नहीं कर सकती? वो आरामदेह अंदाज में टेक लगाकर टांग पे टांग रखती जरा खफगी से बोली।
ہماری پاکستانی اسٹینڈ اسٹوڈنٹس ہمیں عموماً مسڈ بل دیا کرتی ہیں یا پھر کسی ایس ایم ایس ویب سائٹ سے مفت کال کا ایس ایم ایس کر کے کال کرنے کا کہتی ہیں تو ہم کال بیک کرتے ہیں، اس لیے اگر وہ الصبح خود فون کریں گے تو حیرت تو ہوگی نا۔ بس اماں غربت ہی اتنی ہے، کیا کرے، وہ قینچی چپلوں میں مقید پیر جھلاتے ہنس کر بولی۔ ہاں، یورپی یونین نے وہ ہزاروں یوروز کا اسکالرشپ تو کسی اور کو دیا تھا نا۔ فاطمہ کی تشویش ختم ہو چکی تھی اور وہ اسی کے انداز میں بات کر رہی تھی۔ وہ تو رینی ڈنرز کے سنبھال کر رکھے ہیں۔ کون سے رینی ڈنرز؟ اسپرنگ بریک اماں، اور یہاں اسپرنگ بریک کے دنوں میں خوب بارش ہوتی ہے، اس لیے میں اور ڈی جے اسپرنگ بریک میں پورا ترکی گھومنے کا سوچ رہے ہیں، اور لگتا ہے آج کل آپ سائمہ تائی کی کمپنی میں رہ رہی ہیں، صبح ہی صبح طنز کیے جا رہی ہیں۔ اچھا، سب کچھ چھوڑ دیں، یہ بتائیں گھر میں سب خیریت ہے؟ ہاں، سب ٹھیک ہے۔ تیفرقان کی طرف بھی اس نے ہاتھ سے ویٹر کو اشارہ کیا۔ وہ قریب آیا تو اس نے مینو کارڈ پہ بنے ڈونٹ پہ انگلی رکھی، پھر انگلیوں سے وکٹری کا نشان بنایا تو وہ سمجھ کر واپس مڑ گیا۔ ہاں، کیوں، کسی نے کچھ کہا ہے؟ نہیں، مگر رات تایا کا فون آیا تھا، آپ جا کر ان کو کہہ مت آئیے گا۔ لو، میں کیوں کہوں گی؟ فاطمہ الٹا خفا ہو گئی، مگر وہ جانتی تھی کہ ماؤں کا بھروسہ نہیں، لاکھ کہو کہ نہ بتائے گا، پھر بھی اپنے اگلے پچھلے حساب چکاتے وقت کسی نہ کسی موقع پہ اس بات کو استعمال کر ہی لیتی تھی۔ مگر ایک اچھی بیٹی کی طرح سے پوری بات ماں کے گوش گزار کیے بغیر ڈنٹس کہاں ہضم ہونے تھے، سو ساری بات دہرا دی، بس ارم کا میسج پڑھنے والا قصہ گول کر گئیں۔ اچھا، پتہ نہیں، ہمیں تو کچھ نہیں پتہ چلا۔ وہ کچھ دیر اسی بات پہ تبصرہ کرتی رہیں، پھر ایک دم یاد آنے پہ بولی، لو، میں بتانا ہی بھول گئی، مہوش کی شادی طے ہو گئی ہے۔ انہوں نے زاہد چچا کی بیٹی کا نام لیا، جس کی نسبت کافی عرصے سے اپنے ماموزاد سے طے تھی۔ اچھا، کب؟ اسے خوشگوار حیرت ہوئی۔ ترکی آتے وقت سنا تو تھا کہ اپریل کی کوئی تاریخ رکھیں گے، مگر اسے بھول گئے تھے۔ ہفتہ ہو گیا رکھے ہوئے، جب بھی بات ہوتی ہے بتانا بھول جاتی ہوں۔ پھر انہوں نے جو تاریخ بتائی وہ اپریل میں ان کے اسپرنگ بریک کے درمیان آتی تھی۔ تب تو ڈی جے اور میں عظیم سلطنت ترکیہ کی سیر کر رہے ہوں گے۔ سبھین کو بلایا تو ہے، مگر کہہ رہی تھی کہ سکندر بھائی کی طبیعت آج کل خراب رہتی ہے، وہ نہیں آ سکے گی۔ میں نے کہا جہان کو بھیج دو۔ اچھا ہے، ساتھ حیا بھی آ جائے گی، دونوں شادی اٹینڈ کر لیں گے، مگر وہ کہہ رہی تھی کہ مشکل ہے۔ اس نے فون کو کان سے ہٹا کر گھورا اور پھر ہنس دی۔ اماں بھی کبھی کبھی لطیفے سناتی تھی۔ وہ انتہائی غیر رومانٹک سے ماں بیٹا کہاں مانتے ایسے رومانٹک ٹرپ کے لیے۔ اس نے سر جھٹک کر موبائل کان سے لگایا۔ فاطمہ کہہ رہی تھی، ایک تو تمہاری پھپھو بھی کوئی بات غیر مبہم نہیں کرتی۔ بالکل، اس نے تائید کی۔ ویٹر نے چاکلیٹ اور رنگ برنگے دانوں سے سجے دو ڈونٹس پلیٹ میں میز پہ رکھے تو وہ الوداعی کلمات کہنے لگی۔ ارم کے متعلق مزید جاننے کی فی الحال اسے طلب نہیں رہی تھے۔ بے وقدا، پھر بے وقدا۔ اس روز وہ شام میں جلد سو گئی تھی، سو عشاء کے بعد آنکھ کھلی۔ کچھ دیر پڑھتی رہی، پھر روہیل سے اسکائپ پہ گھنٹہ بھر باتیں کی اور اسے ترکی کا سفر نامہ خوب سنا کر بور کیا، اور اب بھوک لگی تو کچن میں آئی۔ ڈی جے نے آلو مٹر بنایا تھا جو سالن کم اور کوئی گدلا پانی زیادہ لگ رہا تھا، جس میں مٹر، آلو اور پیاز تیر رہے تھے۔ وہ ناک چڑھاتے ہوئے اس ملغوبے کو گرم کرنے کے لیے پلیٹ میں ڈال ہی رہی تھی کہ ڈی جے نے پیچھے سے آ کر بتایا کہ اس نے ہالے اور انجم باجو کے ساتھ بیوق ادا جانے کا پروگرام بنا لیا ہے اور کل صبح 6 بجے کی گورسل شٹل پکڑنی ہے۔ بے وقدا، پھر بے وقدا۔ وہ اوون کا دروازہ بند کرتی چونک کر پلٹی۔ پل بھر میں اس کی آنکھوں میں ناگواری سمیٹ آئی تھی۔ ہالے اور انجم باجی نے پروگرام بنا کر مجھ سے پوچھا تو میں نے ہاں میں بھر لی۔ پانی کی بوتل کو کھڑے کھڑے منہ سے لگاتے ہوئے ڈی جے نے شانے اچکائے۔ اور یقیناً میری طرف سے بھی بھر لی ہوگی۔ بالکل، میں کوئی نہیں جا رہی بے وقدا، میری طرف سے انجم باجی کو انکار کر دو۔ وہ پلٹ کر چیزیں اٹھا پٹخ کرنے لگے۔ انداز میں واضح جھنجھلاہٹ تھی۔ کیوں، اتنا تو خوبصورت جزیرہ ہے، مجھے نہیں جانا ادھر، بس کہہ دیا نا۔ وہ ریفریجریٹر کا اوپر والا فریزر کھولے چند پیکٹ ادھر ادھر کرنے لگی۔ بالوں کا ڈھیلا جوڑا اس کی گردن کی پشت پہ جھول رہا تھا۔ مگر کیوں؟ وہ عبد الرحمن پاشا کا جزیرہ ہے اور میں اس آدمی کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ اس نے روٹیوں کا پیکٹ نکال کر فریزر کا دروازہ زور سے بند کیا۔ پیکٹ میز پر رکھا، جمی ہوئی 2 روٹیاں نکالی اور پلیٹ میں رکھی۔ ان میدے کی بنی ترک روٹیوں کا نام انہیں معلوم نہیں تھا، بس دیا اسٹور پہ وہ فریزر میں نظر آتی تھیں اور اتنی سمجھ تو انہیں آتی تھی کہ انہیں مائکرو ویو میں گرم کر کے کھاتے ہیں۔ تب سے وہ یہی روٹیاں کھا رہی تھی۔ ڈی جے اس کی روٹی اوون میں رکھنے تک سکتے سے باہر آ چکی تھی۔ عبد الرحمن پاشا، وہ جس کا ذکر ہماری ہوسٹ آنٹی نے کیا تھا؟ ہاں، وہی کرمنل سمگلر۔ مگر اس کا کیا ذکر؟ حالے نے کہا تھا کہ حالے کو چھوڑو، میں سب بتاتی ہوں۔ پہلے کیچپ لاؤ، پھر انجم باجی کو کال کر کے پروگرام کینسل کرو۔ کھانا کھا کر وہ دونوں باہر آ گئیں۔ رات گہری ہو چکی تھی، دونوں نے اونی سویٹر پہن رکھے تھے۔ وارڈروم بلاک سے نکل کر باتیں کرتے سبززار پر چلی گئیں۔
पहले डीजे ने अंजुम बाजी को फ़ोन करके माजरत की, और जब उसे लगा कि वो ज़रा नाराज़ हो गई हैं क्योंकि उन दोनों ने खासी पाकिस्तानी हरकत की थी और तुर्की में कमिटमेंट तोड़ना बहुत बुरा समझा जाता था, सो उन पाकिस्तानी हरकत को संभालने के लिए हया ने फ़ोन ले लिया और उन्हें बताया कि उसकी फप्पो ने कल उसे और उसके फ्रेंड को अपने घर इनवाइट किया है, सो अंजुम बाजी उसकी दावत कबूल करके उनके साथ चलें। बेवकता फिर किसी रोज़ चले जाएंगे। यूं अंजुम बाजी मान गई और अब वो दोनों चलते चलते दिया स्टोर के सामने वाले फवारे के मुंडीर पे आ बैठे। फव्वारे का पानी छींटे उड़ाता हुआ नीचे गिर रहा था, और उस पानी में बनते मिटते बबलों को देखते हुए हया ने सारी कहानी अलिफ्ता ये उनको सुना डाली। डीजे कितनी देर तो चुप बैठी रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता सोच कर कहने लगी, तो वो पिंकी मेजर अहमद था जो हमें मार्केट में मिला था, बिल्कुल, और डोली असली ख्वाजा सरा था। शायद वो उनका पुराना मुलाजिम है और तुम मुंह उठाकर उसके घर में चली गई। मुंह उठाकर क्या, मेरा पासपोर्ट था उस पर्स में, और अच्छा ही हुआ, सारी बात तो क्लियर हो गई। वो अपनी गलती मानती, ये नामुमकिन था, मगर तुमने उसे फ़ोन करके बहुत गलती की, तो भुगत रही हो ना वो गलती। उस जालिम शख्स ने यह नहीं सोचा कि जहान के पास उस रेस्टोरेंट के अलावा कुछ नहीं है, और उसने उसी को ऐसे तबाह बर्बाद कर दिया। अब यकीनन वो उसकी लैंड लेडी को शे देगा और वो रेस्टोरेंट वापस हासिल कर लेगी। वो सख्त नादिम थे। तुम्हें क्या लगता है वो तुमसे वाकई मोहब्बत करता है? किसी को अजियत पहुंचाना मोहब्बत नहीं होती। कुछ देर वो यूं ही इसी बात को हर पहलू से डिस्कस करती रही, फिर डीजे ने हाथ उठाकर हतमी अंदाज में कहा, एक बात तो तय है, अब ये मामला ख़त्म हो चुका है, अब वो तुम्हारे पीछे नहीं आएगा। वो सर उठाकर उठ गई। रात बहुत बीत चुकी थी, अब उनको वापस जाना था। सब्ज़ार पर चलते ड्रोमलॉग की तरफ बढ़ते हुए वो सोच रही थी कि उसे अपने मसले किसी को बताने से वो हल नहीं होते। दिल का बोझ किसी के सामने हल्का करते करते बाज़ दफ़ा हम अपनी ज़ात को ही दूसरों के सामने हल्का कर देते हैं। परेशानियां बताने से कम नहीं हो सकती, ख़त्म नहीं, जैसे उसकी परेशानी अभी तक उसके साथ थी। क्लासरूम की खिड़कियों से सूरज की रोशनी छनकर अंदर आ रही थी। सुबह की नम नम हवा बार बार शीशों से टकराकर पलट जाती। जो इंफॉर्मेशन सिस्टम के प्रोफेसर अपने मखसूस अंदाज में लेक्चर ले रहे थे, उसके साथ बैठी डीजे बेज़ाहिर बहुत तवज्जो से लेक्चर सुनती, रजिस्टर पर लिख रही थी। वो हर चंद लफ्ज़ लिख कर सर उठाकर प्रोफेसर को देखती, ज़रा गौर से उनके अगले अल्फाज सुनती और फिर समझ कर सर हिलाती, दोबारा लिखने लग जाती। हया ने एक निगाह उसके रजिस्टर पर डाली, वहाँ उसका कलम चल रहा था। तुम लोगों का स्प्रिंग ब्रेक का क्या प्रोग्राम है, किधर जाओगे और कौन कौन तुम्हारे साथ जा रहा है? आखिरी लफ्ज लिखकर उसने गर्दन सीधी करके पूरे एतमाद से प्रोफेसर को देखते हुए रजिस्टर दाएं जानिब बैठे मोतसिम को पास कर दिया। ये उनकी और फलस्तीनियों की वाहिद मुश्तरक क्लास थी। मोतसिम ने एक निगाह खुले रजिस्टर पर डाली और फिर सर झुकाकर कुछ लिखने लगा। जब रजिस्टर वापस मिला तो उस पे अंग्रेजी में लिखा था, हम टर्की के टूर पे जा रहे हैं, 7 दिन में 7 शहर, हम 5वीं और टॉली, और तुम लोगों का क्या प्रोग्राम है? उफ, फिर ये टॉली डीजे को कॉफ से जवाब लिखने लगी। हम भी 7 लोगों में 7 शहर घूमने का सोच रहे हैं। उसने रजिस्टर आगे पास कर दिया और फिर जरा टेक लगाकर बैठ गई। मोतसिम अब सफ़े पे चंद अल्फाज घसीट रहा था। तो हमारे साथ चलो ना, तुम लोगों को कब निकलना है? पहले छुट्टी वाले दिन, मोतसिम ने अपना प्रोग्राम बताया। हमने दूसरी छुट्टी पे निकलना है। तुम्हारे साथ मुश्किल होगा, चलो फिर छुट्टियों के बाद मिलेंगे। नो प्रॉब्लम, साथ में मोतसिम ने एक मुस्कुराता हुआ चेहरा बनाया। हया दांत पे दांत जमाए बेमुश्किल जमाइयां रोकने की सही कर रही थी। उसे उस क्लास से ज़्यादा बोरिंग कोई क्लास नहीं लगती थी। दफतन मोतसिम ने रजिस्टर डीजे की जानी बढ़ाया तो उस पर लिखे अल्फाज को पढ़कर डीजे ने रजिस्टर हया के सामने रख दिया। हया ने ज़रा सी गर्दन झुकाकर देखा। ऊपर उसने अंग्रेजी में लिखा था, ट्रांसलेट इन उर्दू प्लीज़। उसके नीचे अरबी इबारत लिखी थी, कई फ़हालुका। हया ने कलम उंगलियों के दरमियान पकड़ा और उर्दू हिज्जू में लिखा, आपका क्या हाल है, और रजिस्टर वापस कर दिया। मोतसिम और हुसैन आजकल डीजे से उर्दू अल्फाज सीखने का शौक चढ़ा हुआ था। उस क्लास में वो यूं सारा वक्त अरबी अल्फाज लिख लिख कर उनको देते थे। चंद लम्हों बाद उसने फिर सफ़ा हया के सामने किया, अब के उस पे लिखा था, हाल ही बखैर। हया ने जैसे पढ़कर नीचे लिखा, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आपकी खैरियत ठीक चाहती हूँ। इतना लंबा क्यों लिखा? डीजी ने हैरत से सरगोशी की। अगर छोटा लिखती तो ये फौरन ही उसे सीख कर मुझसे आज ही की तारीख में पूरी फेरोज़ुल लुगात लिखवाता। अब अच्छा है ना, पूरा दिन ठीक पढ़ने में गुजार देगा। और मोतसिम से क्लास के अख्ताम तक ठीक ठीक से नहीं पढ़ा गया। क्लास ख़त्म हुई तो वो वापस ड्रूम में आई। हाथ मुंह धोकर तैयार होने में भी काफ़ी वक्त लग गया। उसने एक मोरपंख के सब्ज रंग का पाँव को छूता फ्रॉक पहना। फ्रॉक की आस्तीन तंग चूड़ीदार थी और नीचे पाजामा था। पूरा लिबास बिल्कुल सादा था। बाल उसने खुले छोड़ दिए और काजल और नेचुरल पिंक लिपस्टिक लगाकर डीजे की तरफ पलटी। कैसी लग रही हूँ? डीजे जो बालों में ब्रश कर रही थी रुक कर उसे देखने लगी। बिल्कुल पाकिस्तान का झंडा लग रही हो, दफ़ा हो जाओ। तकरीबन 1.5 घंटे बाद वो दोनों अंजुम बाजी और हौला के साथ जहांगीर में वाक़ा फप्पो के घर के सामने खड़ी थीं। फप्पो को बता तो दिया था ना, ये ना हो कि वो कहीं
मैंने तो इनवाइट ही नहीं किया था, डीजे ने आहिस्ता से पूछा। हाँ हाँ बता दिया था, उसने सरगोशी में डीजे को जवाब देते हुए डोरबेल बजाई। फूफो उनसे बहुत पुरतपाक से मिली। लॉन्ग रूम में बैठने तक ही तारुफ का मरहला तमाम हो गया। हया, आज तो तुमने घर में रौनक कर दी। वो वाकतन बहुत खुश थी। हया उनके घर को अपना समझकर दोस्तों को साथ लाई है, ये ख्याल ही उनको बेहद मसरत बख्श रहा था। वो इन 2 माह में चंद एक बार ही पुप्पो के घर आई थी और पहली 2 दफ़ा के बाद जहान कभी घर नहीं मिला था और न ही वो उसे बताकर आती थी। इस दफ़ा तो उसने बिल्कुल ही नहीं बताया। वो अंदर ही अंदर खुद को उसका मुजरिम समझ रही थी। उसके टूटे बिखरे रेस्टोरेंट को याद करके वो अक्सर खुद को मलामत करती थी। आपका घर बहुत प्यारा है आंटी, अंजुम बाजी ने सोफे पर बैठते हुए सताइशी अंदाज में इधर उधर देखते हुए कहा। और ये रग्स तो बहुत ही प्यारे हैं। हाले फर्श पे बिछे रग्स की जानिब इशारा किया। और मेरी फुप्पो भी बहुत प्यारी हैं। वो फुप्पो के शानों के गिर्द बाजू हमाइल किए मज़े से बोली तो फुप्पो हंस दी। डीजे ने आहिस्ता से सरगोशी की और फुप्पो का बेटा भी बहुत प्यारा है। हया ने ज़ोर से उसका पाँव दबाया। वो बस सी करके रह गई। चलो तुम लोग इधर बैठो, मैं बस आई। अच्छे मेज़बानों की तरफ फुप्पो मुस्कुरा कर कहते हुए रहदरी की तरफ मुड़ गई, जिसके दूसरे सिरे पे किचन था। किचन का दरवाज़ा खुला था। 100 सोफों पर बैठे हुए उन्हें किचन का आधा हिस्सा नजर आता था। फुप्पो वो उनके पीछे ही चली गई। अरे तुम क्यों आ गई? उनको कंपनी दो ना। वो फ्रीजर से कुछ जमे हुए पैकेट्स निकाल रही थी। वो एक दूसरे को काफ़ी हैं। आप सुनाए, अंकल ऊपर हैं? मैंने सोचा उनसे मिल लूं। जब भी आती हूँ अमूमन उनके सोने का वक्त होता है, मुलाकात ही नहीं हो पाती। वो ये तो नहीं कह पाए कि जब भी वो आती थी फूफो उनको दवा देकर सुला देती थी ताकि कोई बदमज़गी ना हो। हाँ शायद जागे होंगे, तुम ऊपर देख लो। अच्छा, और जहान के रेस्टोरेंट का क्या बना? कुछ लोगों ने नुकसान कर दिया था शायद, जरा सरसरी अंदाज में पूछा। हाँ अच्छा खासा नुकसान हो गया है उसका, काफी चिड़चिड़ा रहने लगा है उस दिन से। बस दुआ करना। वो पुरमलाल लहजे में कहते हुए कैबिनेट से कुछ निकाल रही थी। वो वापस आई तो डीजे और हाले फुप्पो के घर की आरइश पे तबसरा कर रही थी, जबकि अंजुम बाजी बहुत गौर से टीवी पे कार्टून नेटवर्क देख रही थी, जिसके कार्टून तुर्क में डब किए गए थे। सबांजी में जो वाहिद शे देखने का मौका नहीं मिलता था वो टीवी था। उनका मसरूफ पाकर वो जीने चढ़ने लगी। कंधे से लटकते शिफून के सब्ज दुपट्टे का किनारा जीनों पे फिसलता उनके आगे पीछे ऊपर आ रहा था। सिकंदर अंकल के कमरे का दरवाजा बंद था। उसने हौले से उंगली की पुश से दस्तक दी, फिर डोर नॉब घुमाकर दरवाजा धकेला। कमरे में नीम तारीकी से छाई हुई थी। बाहर धूप थी मगर भारी पर्दों ने उसका रास्ता रोक रखा था। सिकंदर अंकल बिस्तर पर लेटे थे, गर्दन तक कंबल डाला था और आंखें बंद थी। अंकल, उसने हौले से पुकारा। वो हनूज बेहिस हरकत पड़े रहे। वो चंद लम्हे तासुफ से उनका पजमजदा बीमार वजूद देखती रही, फिर हौले से दरवाजा बंद करके बाहर आ गई। वो सीढ़ियों के अवस्थ में थी जब बेरनी दरवाजा खुलने की आवाज़ आई। वो वहीं रेलिंग पे हाथ रखे रुक कर देखने लगी। सोफों पे आराम से बैठी लड़कियां भी तीर की तरह सीधी हुई थीं। दरवाज़ा खोलकर जहान अंदर दाखिल हो रहा था। एक हाथ में ब्रीफकेस, दूसरे बाजू पे कोट डाले, टाई की नॉट ढीली किए, हल्के ग्रे शर्ट की आस्तीन कोहनियों तक मोड़े। वो बहुत थका थका सा लग रहा था, पहले से कमज़ोर और मुरझाई हुई रंगत। दरवाज़ा बंद करके वो पलटा तो एकदम ठिठक कर रुका। अस्सलाम वालेकुम। वो जो सीढ़ियों के अवस्थ में खड़ी थी सलाम करके जीनी उतारने लगी। जहान ने चौंक कर सर उठाया, फिर उसे देखकर सर के इशारे से सलाम का जवाब दिया। फुप्पो से मिलवाना था ना अपनी फ्रेंड्स को। नाइस टू मीट यू। बगैर किसी मुस्कुराहट के उसने खड़े खड़े मरोवतन कहा और जवाब का इंतजार किए बगैर उन्हीं संजीदा तासरात के साथ किचन की तरफ बढ़ गया। ये, अंजुम बाजी ने सवाल निगाहों से उसे देखा। फुप्पो का बेटा जहान। वो कदर खिफ़त से तारुफ कराते हुए आखिरी जीना उतर कर सोफे पे आ बैठी। वहां से किचन का आधा मंजर दिखाई देता था। जहान का कोट राहदारी में लगे स्टैंड पर लटका था और ब्रीफकेस काउंटर पे। वो खुद भी काउंटर से टेक लगाकर खड़ा, पानी की बोतल मुंह से लगाए घूंट भर रहा था। साथ ही फुप्पो कैबिनेट से कुछ निकालती दिखाई दे रही थी। घर छोटा था और राहदारी मुख्तसर, सो किचन में गुफ्तगू करते अफराद की आवाज़ें साफ सुनाई देती थीं। नज़मन जल्दी वो बोतल रखकर उनकी तरफ मुतवज्जा हुआ। हमन समदी। जवाबन वो जरा खड़े अंदाज में दुरुस्ती से तुर्क में कुछ बोला तो डीजे से कुछ कहती हाले ने चौंक कर किचन की तरफ देखा। जहान फुप्पो ने तनबीही निगाहों से उसे घूरा। उसने जवाब में खासे तलखी से कुछ कहते हुए बोतल मेज पर रखी। हाले ने कदरे बेचैनी से पहलू बदला। हया उसके चेहरे के उलझे तासरात बेगौर देख रही थी। कुछ देर बाद हाले जरा सोच कर बोली, हया इस्तिकलाल स्ट्रीट में आज लिवीज पे सेल लगी है, वो चेक कर ना लें? उठने का एक बहाना। हया गहरी सांस लेकर खड़ी हो गई। डीजे और अंजुम बाजी भी कुछ कुछ समझ पा रही थी। हाँ चलो मैं जरा फुप्पो को बता दूं। वो किचन की तरफ आ गई। बाकी लड़कियां सोफों से अपने अपने बैग उठाने लगी। अच्छा फुप्पो, हम लोग चलते हैं, हमें आगे शॉपिंग पे जाना है। किचन की चौखट में खड़े होकर उसने जहान सिकंदर को कतई नजरअंदाज करते हुए बताया। वो फ्रिज का दरवाजा खोले खड़ा कुछ निकाल रहा था।
अरे अभी तो आई थी, अभी से जा रही हो? पुप्पो एक मलामत ज़दा निगाह जहान पे डालकर तेजी से उसकी तरफ आई। वो बेनियाजी से खड़ा पानी पीता रहा, फिर वो इसरार करती रही मगर वो नहीं रुकी। दोबारा आने का वादा करके वो बेज़ाहिर बहुत खुशदिली से उनको खुदा हाफिज करके बाहर निकली। डोरमेट पे रखे अपने जूतों में पाँव डालने तक उसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई थी और उसकी जगह सपाट से सख्ती ने ले ली थी। वो उन चारों के आगे खामोशी सड़क के किनारे चलने लगी। जब वो कॉलोनी का मुड़ कर दूसरी गली में दाखिल हुई तो वो तेजी से हाले की जानब घूमी। हाले, जहां ने फुप्पो से क्या कहा था? जाने दो हया, हाले ने निगाहें चुराई। स्कार्फ में लिपटा उसका चेहरा कदरे फीका सा था। हाले, मुझे बताओ उसने क्या कहा था? हया, वो किसी और बात पे अपसेट होगा, तुम छोड़ दो इस गुस्से को। हाले नूर, जो 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 चोलग लो, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। उसने कंधे से पकड़कर हाले को झंझोड़ते हुए उसका पूरा नाम लिया। चोलग लो यानी कि इस गांव की हाले नूर। अच्छा ठीक है, फिर सुनो। उसने पहले जवाब पूछा कि ये कब आई है, फिर कहा कि इनके लिए इतना फैलाव करने की क्या ज़रूरत है। फिर उसने कहा कि मैं सारा दिन कुत्तों की तरह इसलिए नहीं कमाता कि आप यूं ज़ाया कर दें। उनके कंधों पर रखे हया के हाथ नीचे जा गिरे। वो बहुत आहिस्ता से पलट गई। हया छोड़ दो, अंजुम बाजू ने पीछे से कंधा थपथपाकर उसे तसल्ली दी। छोड़ ही तो दिया है, आज के बाद मैं कभी फुप्पो के घर कदम नहीं रखूंगी। मैं इतनी अर्जा तो नहीं हूं कि मेरे मगरूर रिश्तेदार मेरी यूं तौहीन करें। वो कोट की जेबू में हाथ डाले सीध में देखते हुए उनके आगे चलती जा रही थी। आज उसका दिल बहुत बुरी तरह दुखा था। उसने वाकई तहिया कर लिया था कि वो दोबारा फुप्पो के घर नहीं जाएगी। रात साबांजी के गिरदनवाह पे अपने पर फैलाए हुए थी। सब्ज़ारों पे बर्फ जमी अब पानी बनकर झील में बहती थी। बाहर की ताज़ा हवा हर सू फूल खिला रही थी। ड्रूम ब्लॉक्स की चौकोर खिड़कियां बाहर से रोशन दिखाई देती थी। रात बीत चुकी थी मगर हॉस्टल जाग रहा था। स्प्रिंग ब्रेक शुरू होने में चंद दिन ही थे और छुट्टियों से पहले ये उनकी ड्रॉ में आखिरी रातें थीं। फिर बारी बारी सबको अपने अपने टूर पे निकल जाना था। खदीजा, टाली, हया और चेरी के ड्रो में रौनक बहुत उरूज पे थी। हया की कुर्सी पे स्विट्जरलैंड की सारा एक्सटेंशन का रिसीवर कान से लगाए बैठी थी। मुस्कुराहट दबाए उंगली पे सुनहरी बालों की लट लपेटते हुए वो कह रही थी, मेरा फेवरेट कलर तो ब्लू है। ओह, तुम्हारा भी यही है मोमिन। वो कहने के साथ बेमुश्किल हंसी रोके हुए थी। मोमिन काफ़ी दिनों से उसकी तवज्जो लेने की कोशिश कर रहा था मगर वो उसको दिखाने के लिए हॉलैंड के लतीफ़ के साथ आ नजर आती थी। लतीफ़ खालिस डिच और कैथोलिक था मगर अफगानिस्तान में पैदा होने के सबब उनके माँ बाप ने उसका नाम अपने किसी अफगान दोस्त लतीफ़ के नाम पर रखा था। यूँ वो तमाम फ़लस्तीनियों का बहुत अच्छा दोस्त बन चुका था सिवाय मोमिन के। सामने डीजे की कुर्सी पे हाले बैठी थी और उसके मुकाबिल काउच पे स्पेन की सेंड्रा थी। वो दोनों अपने दरमियान एक मैगजीन खोले तबसरा कर रही थी। उस थीम के साथ एक कंट्रास्ट कुछ ओवर लगेगा नहीं? हाले मुतजब्जिब सी स्टेंड्रा से उसे पूछ रही थी। चेरी अपने बंक की सीढ़ी के साथ खड़े अपने किपोआ ऑयल की आधी शीशी उनको दिखाते हुए बार बार नफी में सर हिलाते हुए आई डोंट बिलीव दिस कहे जा रही थी। किसी लड़की ने किचन में रखा उसका तिल इस्तेमाल करके ऊपर चिट लगाकर माजरत कर ली थी कि चूंकि मैं जल्दी में हूँ सो पूछ नहीं सकी। और चेरी को जब से उन चंद बूंदों का गम खाया जा रहा था। इन चीनियों के दिल भी अपने कद के ही तरह होते हैं, छोटे और पास। टॉली जो ऊपर अपने बंक पे बैठी हया को इसराइली नामा सुना रही थी, लम्हा भर को बात रोककर चेरी को देखते हुए बोली, फिर सर झटक कर बात का वहीं से आगाज किया जहां छोड़ी थी। यू नो इन इसराइल वी हैव सच क्रिएचर्स दैट। टॉली के नजदीक दुनिया का सबसे रसीला फल इसराइल का था। सबसे मीठा पानी, सबसे खालिश शहद, सबसे खुशबूदार फल और सबसे सुहाना मौसम इसराइल का था। वो कहती थी इसराइल जन्नत है, मुकद्दस और बाबरकत सरजमीन है। और उसके जाते ही हया और डीजे उसके फ़िक्रे में यूं तरमीम कर लेती कि फ़लस्तीन जन्नत है, मुक़द्दस और बाबरकत सरज़मीन। अब भी हया बहुत इन्हमाक से दोनों हथेलियों पर चेहरा गिराए उसकी बातें सुन रही थी। जो भी था इसराइल नामा सुनने में मज़ा बहुत आता था। धीमी आवाज़ में बात करने के बावजूद उन सब की आवाज़ों से मिलकर शोर कर रखा था और इस सारे शोर में डीजे अपने बंक के ऊपर बिस्तर में लेटी तकिया मुंह पर रखे हुए थी। उनकी आवाज़ें बुलंद होती गईं तो उसने मुंह से तकिया हटाया और चेहरा ऊपर करके बेजारी से उनको मुखातिब किया, प्लीज़ शोर मत करो, मेरे सिर में दर्द है, मुझे सोने दो। ओके ओके। हाले ने फ़ौरन इस बात में सर हिलाया। सब ने श्श करके एक दूसरे को चुप करवाया और धीमी धीमी बड़बड़ाहट में बोलने लगी। डीजे वापस लेट गई और तकिया मुंह पर रख लिया। हाँ चांद, मैं चांद को ही देख रही थी। सारा जो अपनी लट को उंगली पे मरोड़ते मुस्कुराते हुए कह रही थी, दूसरी तरफ कुछ सुनकर जरा गड़बड़ा गई। अच्छा आज चांद नहीं निकला हुआ? ओह, मैंने शायद फिर से अपने तसव्वुर में देखा था। मुझे यही कलर स्कीम चाहिए और अगर इसके साथ हम ये फूल कर लें तो वो मैच कर जाएंगे। फिर ये रंग। स्टेंड्रा मैगजीन के सफ़े को पलट कर पीछे से कोई सफ़ा निकाल कर हाले को दिखाने लगी। आहिस्ता आहिस्ता उनकी आवाज़ें फिर से बुलंद होने लगी। फिर सानिए बाथरूम में फिर से शोर मचा था।
कैन समवन प्लीज शट अप। डीजे जब्त खोकर उठी और जोर से चिल्लाई। वो पिछले 2 घंटों में कई दफा उनको खामोश होने को कह चुकी थी, मगर बार बार लड़कियों की आवाजें बुलंद हो जाती थी। लेकिन उनके यूं चिल्लाने पर एकदम से ड्रॉ में आवाजें फौरन बंद हो गई। बस तुम आराम करो, हम चुप हैं और सब आहिस्ता बोलो। अच्छा। हया ने जल्दी से मुस्कुराकर उसे तसल्ली दी। वो कुछ बड़बड़ाते हुए वापस लेट गई और कमरे में सब मध्यम सरगोशियों में बातें करने लगे। चंद पल मजीद सर के फिर स्टाइल में हमारा मुकद्दस दरख्त। सबसे पहले टॉली की आवाज़ बुलंद हुई थी, फिर सारा, फिर हाले और फिर चेरी, और जो अभी तक सबको मुतवज्जह करने की सई करते हुए उन्हें बोतल दिखा रही थी। मतलब ये कहाँ की अखलाकियात है कि किसी कातिल उससे पूछे बगैर इस्तेमाल किया जाए। शोर वापस लौट रहा था। डीजे एकदम उठी, कंबल उतार कर फेंका, बंक की सीढ़ियाँ फलांग कर उतरी, अपने मेज पे रखा स्वेटर गर्दन में डाला, साथ रखी 3 किताबें उठाई, तह करदा ऐनक खोलकर आंखों पे लगाई और खामोशी से किसी की तरफ भी देखे बगैर बाहर निकल गई। उसने अपने पीछे दड़ाम से दरवाजा बंद किया था। ड्रॉम में एकदम सन्नाटा छा गया। सबने एक दूसरे को देखा। सारा ने बिना कुछ कहे रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। चेरी ने खिफत से अपनी बोतल वापस बैग में रखी। हॉले और स्ट्रेंडर ने मैगजीन बंद कर दिया। बहुत सी नादिम निगाहों के तबादले हुए। वो नाराज हो गई है, अब क्या करें? हाले बहुत आहिस्ता से बोली। ठहरो, मैं उसे मनाती हूँ। हया ने कंबल परे हटाया और बंक की सीढ़ियां उतर कर नीचे आई। मेज पे रखा अपना दुपट्टा उठाया और चप्पल पहनते हुए बाहर निकल गई। पीछे कमरे में अभी तक सन्नाटा छाया था। स्टडी साथ ही था, उसे पता था डीजे वही होगी। उसने दरवाजा धकेला तो वो खुलता चला गया। वो सामने राइटिंग टेबल पे किताबें फैलाई बैठी थी। चौखट से उसका नीम रुख ही नजर आता था, फिर भी वो देख सकती थी कि वो रो रही है। उसका दिल एकदम बहुत ज्यादा दुखा। वो दबे कदमों चलते हुए उसके करीब आई। डीजे। खतीजा बाएं कनपटी को उंगली से मसलते चेहरा किताब पे झुकाए आंसू पीने की कोशिश कर रही थी। डीजे, वी आर रियली सॉरी। वो कुर्सी खींचकर उसके साथ बैठी और उसका हाथ थामना चाहा। डीजे ने सख्ती से हाथ छुड़ा लिया। उसे बेहद मलाल हुआ। सॉरी यार, हमने तुम्हारा ख्याल नहीं किया। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? वो जवाब दिए बिना यूं ही कनपटी को उंगली से मसलती किताब पे सर झुकाए बैठी रही। सर में दर्द है? उसने होले से पूछा। डीजे ने इस बात में सर हिला दिया। टेबलेट ली है कोई? हाँ। वो हथेली के पुश से गीले रुखसार रगड़ते हुए बोली तो आवाज भारी थी। सिर्फ यही बात है? उसने गौर से उसका चेहरा देखा। मुझे घर याद आ रहा है। तो रो क्यों रही हो? सेमेस्टर खत्म होने के बाद हमने घर ही तो चले जाना है। सेमेस्टर खत्म होने में बहुत देर है। उसने चेहरा उठाकर बेचारगी से उसे देखते हुए कहा। ऐनक के पीछे उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। देर कहाँ, फरवरी में हम इधर आए थे, मार्च गुजर गया, अप्रैल गुजर रहा है, मई आने वाला है, जून में एग्जाम्स होंगे और जुलाई में हम पाकिस्तान में होंगे। 5 माह तो खत्म भी हो गए। डीजे भीगी आंखों से मुस्कुरा दी। क्या जिंदगी इतनी जल्दी गुजर जाती है? उससे भी जल्दी गुजर जाती है, हमें पता भी नहीं चलता और हमारा वक्त खत्म हो जाता है। इख्तिताम, दी एंड, खल्लास। उसने हाथ झाड़कर जैसे बात खत्म की। डीजे ने चंद लम्हे डबडबाई आंखों से उसे देखती रही। हया, मैंने कल अपनी अम्मी को ख्वाब में देखा था। वो बहुत बुरी तरह रो रही थी, इतनी बुरी तरह कि मेरा दिल डर रहा था। पता नहीं घर में सब ठीक है या नहीं। मैं घर का आखिरी बच्चा हूँ और आखिरी बच्चों के हिस्से में हमेशा बुरे माँ बाप आते हैं। मेरा दिल उनके लिए दुखता है। हया, मैं समझ सकती हूँ, मगर हम क्या कर सकते हैं? 3 माह तो हमने यहाँ गुजारने हैं ना, हम पाकिस्तान चले जाएंगे। तुम जानती हो ये नामुमकिन है। हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, हम 5 माह खत्म होने तक तुर्की नहीं छोड़ सकते। मैं मुस्तकिल जाने की बात नहीं कर रही, बस चंद दिन के लिए स्प्रिंग ब्रेक में हम इस्लामाबाद चले जाएंगे। हया ने गहरी सांस ली। मेरी भी कज़न की शादी है, मगर मैं उसे कुर्बान कर रही हूँ, सिर्फ इसलिए कि अगर हम अभी पाकिस्तान गए तो वापस आते हुए हमारा दिल खराब होगा और फिर यूं तुर्की में अकेले घूमने फिरने का मौका कभी नहीं मिलेगा। अकेले? डीजे ने इस्तेज़ाया सर झटका। तुम्हें पता है हम दोनों ने स्कॉलरशिप प्रोग्राम क्यों अप्लाई किया था? क्योंकि हम दोनों को अकेले आज़ादी से उस वक्त गुजारने का शौक था, ऐसी आज़ादी जिसमें जिसमें अबू और भाइयों की रोक टोक ना हो। मगर इंसान आज़ाद तभी होता है जब वो तन्हा होता है, और ये वही तन्हाई कैद कर लेती है। हर आज़ादी में कैद छुपी होती है, जैसे हम तुर्क में कैद हैं और मुझे लगता है कि हम कभी पाकिस्तान वापस नहीं जा सकेंगे। हया ने जैसे तासुफ से नफ़ी में गर्दन हिलाई, फिर निगाह मेज़ पर रखी डीजे की मोटी सी फ़लसफ़े की किताब पर पढ़ी, जिसके सरवरक पे सुक़रात की तस्वीर बनी थी, जिसकी पेशानी पर बल पड़ गए। परे हटा उन बूढ़े अंकल को, उन्हीं को पढ़ पढ़ कर तुम्हारा दिमाग खराब हुआ है। सुकरात को कुछ मत कहो। डीजे ने तड़प कर किताब पीछे की। अफलातून गवाह है कि सुकरात ने कैसी अजमत बहादुरी से जहर का प्याला पिया था। मेरी तो 7 नस्लों पे एहसान किया था। वो तंग करके कहते हुए उठ खड़ी हो गई। और हम कोई पाकिस्तान नहीं जा रहे। 7 दिन और तुर्की के 7 शहर, ये प्रोग्राम है हमारा। डन? डन। डीजे मुस्कुरा दी। और सुनो, आज टाइम चेंज हो गया है, घड़ी 1 घंटा आगे कर लो। और डीजे को नॉर्मल होता देखकर टॉली का स्टाइल नामा सुनने वापस चली गई। ओह नहीं, यहाँ भी वही मुशर्रफ वाला नया टाइम, पुराना टाइम। डीजे ने झुंझलाते हुए किताब खोल ली। उसे नए टाइम पुराने टाइम से ज्यादा कोफ्त किसी चीज से नहीं होती थी।